दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम जो आगामी सीटेट दिसंबर 2024 में प्रस्तावित है, उसमें जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस, वो आपको 30 नंबर की आएगी, जिसमें से 15 नंबर पेडागोजी के होंगे और 15 नंबर सीडीपी के होंगे। तो सीडीपी के अंतर्गत हम देखेंगे जो विगत परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में सवाल इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों की मैं चर्चा करूंगा। जो भी आपके शिक्षक भर्ती होने वाली हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे बीपीएससी टीआरबी 4 हो, चाहे सक्षमता परीक्षा हो, जो भी आपकी टीचिंग से रिलेटेड परीक्षाएं होती हैं, जहां भी आपको सीडीपी पूछी जाएगी, उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार सेशन को देखिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा। देखेंगे हम। पहला सवाल है, काफ़ी बढ़िया सवाल है कि थॉर्नडाइक ने अपना अधिगम सिद्ध किया, जिसका शीर्षक था, पहला है परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम, दूसरा है चिन्ह अधिगम, तीसरा है संज्ञानात्मक अधिगम और चौथा स्थानांतरण अधिगम। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया था, उसके 3 नियम बतलाए थे। कितने नियम बतलाए थे? 3 नियम। पहला जो नियम था वो तत्परता का नियम था। देखेंगे हम पहला नियम कौन सा था। तत्परता का नियम। इस नियम में बताया गया था, परीक्षण एवं त्रुटि के माध्यम से थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए थे। उनमें से पहला जो नियम था वो तत्परता का नियम था। पहला नियम था, इसका तात्पर्य ये है, यदि कोई व्यक्ति कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वह प्रभावी रूप से नहीं सीख सकता है। तत्परता रुचि से परिपक्वता, पिछले अनुभवों की आवश्यकता आदि से आती है। कहने का मतलब ये है, जैसे आपको कंपटीशन, आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ठीक है, और आपको सीखने की इच्छा नहीं तो कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी चीज़ को आपको पाना है तो उसमें लगन लगानी पड़ेगी और उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो पहला नियम यही बतलाता है, तत्परता का नियम। सीखने के लिए तत्पर होइए, तभी आप सीख पाएंगे। और दूसरा नियम होता है अभ्यास का नियम। कहने का मतलब ये है, कोई भी आप चीज़ सीखेंगे, अगर बार बार सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको अनुभव बढ़ाएगी और आप वो चीज़ सीख जाएंगे। तो दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। ठीक है, समझ में दोस्तों आ गया होगा। अभ्यास का नियम ये है, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, हसवी आवश्य निशान। समझ में दोस्तों आ गया होगा। और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। कहने का मतलब ये है, यदि आपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करिए तो एक मोटिवेशन आपको मिलता है कि हम और भी परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। तो तीसरा नियम ये बतलाता है प्रभाव का नियम। यह व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह उन चीज़ों को सीखता है जो खुशी एवं संतुष्ट देती है और अन्य चीज़ों से बचता है। जैसे आपकी हाई स्कूल की परीक्षा 10th की हुई, आपने नंबर प्राप्त किए 80%, तो आपने एक मोटिवेशन अंदर से जागा कि इस बार जो है इंटर की परीक्षा में हम 90% का टारगेट रखेंगे। तो जब आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? 10th की परीक्षा से। और टारगेट क्या हो गया? 12th की परीक्षा, 90% हमको प्राप्त करना है। तो प्रभाव का नियम ये हो गया कि प्रवृत्ति है, यह व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती, इसमें यही बतलाया गया है। इससे आपको प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? प्रभाव हाई स्कूल की परीक्षा से पड़ा और टारगेट क्या हो गया? इंटर की परीक्षा। तो देखेंगे हम क्वेश्चन को। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा प्रयास किया था? परीक्षण एवं त्रुटि का अधिगम। समझ में आ गया। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा के विकास से जुड़े हैं? पहला है विनेट, दूसरा है चॉम्स्की, तीसरा है पावलोव और चौथा है मैस्लो। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि भाषा विकास से कौन संबंधित है।
तो आपको एक गहन में आपको याद रखना होगा चौमस्की जी को। ये भाषा से संबंधित थे, ये काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत रखिएगा। किसी न किसी परीक्षा में आपको टकरा जाएगा, जो भी आपकी टीचिंग एग्ज़ाम संबंधित हैं। चौमस्की को भाषा विकास से संबंधित लगाइएगा, जवाब आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? पहला है अवबोध स्तर, दूसरा है चिंतनशील स्तर, तीसरा है स्मृति स्तर और चौथा है दूरवर्ती स्तर। देखेंगे इस सवाल में, देखिए शिक्षण अधिगम के 3 स्तर बतलाए गए हैं। पहला होता है अवबोध स्तर, दूसरा होता है चिंतन स्तर और तीसरा होता है स्मृति स्तर। मतलब तीनों स्तर बतलाए गए हैं। ये दूरवर्ती स्तर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे इसकी चर्चा हम नेक्स्ट पेज में। शिक्षण के 3 स्तरों में शामिल है, देखेंगे हम। शिक्षण के 3 स्तरों में शामिल है। पहला है स्मृति स्तर और दूसरा है समझ स्तर और तीसरा क्या है, चिंतनशील स्तर। स्मृति स्तर में दोस्तों क्या होता है, इसमें तथ्यात्मक जानकारी को याद रखना शामिल है। जैसे आपको गणित के सूत्र हैं, फिजिक्स के कुछ नियम याद करने पड़ते हैं, उसे कहते हैं स्मृति स्तर। मेमोरी से संबंधित होता है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक द्वारा बुनियादी शिक्षा कौशल जैसे व्याकरण है, अंकगणित है, वर्तनी है आदि को सिखाया जाता है। मतलब मेमोरी में हमको क्या क्या फीड करना है, जैसे मैथ के सवाल हुए, फिजिक्स के नियम हुए, रूल्स हुए, उन सबको हमको याद करना पड़ता है। दूसरा है समझ स्तर। आपकी समझ कितनी मायने रखती है, या स्तर अध्ययन के लिए विषय के अर्थ की समझ पर केंद्रित होती है। जैसे समझ का मतलब ये हुआ कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपने समझा है, ये होता है समझ का स्तर। और तीसरा होता है चिंतनशील स्तर। इसका तात्पर्य होता है शिक्षार्थियों के हिस्से पर विचारशीलता का उच्चतम स्तर। जैसे कहा गया कि प्रदूषण पर आप लोग निबंध लिखिए, तो जब प्रदूषण पर निबंध तभी आप लोग लिख पाएंगे जब आपकी मेमोरी में चिंतनशील स्तर होगा। अगर आपके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है तो आप प्रदूषण पर नियम नहीं लिख सकते हैं। इसलिए चिंतन भी अति आवश्यक है। ये भी एक प्रकार का जो है शिक्षण के अंतर्गत स्तर को माना गया है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। पहला है अनुक्रिय अनुबंधन, दूसरा है उद्दीपक सामान्यीकरण, तीसरा है अनुक्रिया सामान्यीकरण और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा, जैसे एक छोटा बच्चा है, काली गाय हो या काला कुत्ता हो या काली वस्तु हो, वो जो है सब जितनी भी काली वस्तुएं होती हैं उन सबसे डरने लगता है। इस क्रिया में क्या हो जाएगा, उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्दीपक सामान्यीकरण। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? पहला है सामूहिकता की प्रबलता, दूसरा है जिज्ञासा की कमी, तीसरा है अभिव्यक्ति में स्थिरता और चौथा है समूह एवं खेलों में सहभागिता। याद रखिएगा दोस्तों, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है तो समूह एवं खेलों में सहभागिता ये होती है। अभिवृद्धि में स्थिरता ये भी होती है, ठीक है, और समूह की प्रबलता ये भी होती है। गैंग में खेलते हैं बच्चा, इसमें क्या नहीं है, तो जिज्ञासा में जो कमी है वो इसकी नहीं होने, मतलब उसके पास जिज्ञासा होती है, इसमें बोल रहा है कमी है, मतलब निगेटिव बोल रहा है, इसलिए ये जो है ऑप्शन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकल्पनात्मक परामर्श के प्रतिपादक हैं। पहला ऑप्शन है थॉर्न, दूसरा है रोजर्स, तीसरा है विलियमसन और चौथा इनमें से कोई नहीं।
ये देखिए कुछ होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर संकल्पनात्मक परामर्श के जो प्रतिपादक हैं क्या हो जाएगा, थॉर्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए पहला सही जवाब हो जाएगा। तो इसका पहला सही जवाब हो जाएगा थॉर्न। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पहला है छात्रों के मानसिक विकास से, दूसरा है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, तीसरा है शैक्षिक संस्थानों के विकास से और चौथा है छात्रों के व्यावसायिक विकास से। तो दोस्तों जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, जो भी क्लास में करिकुलम एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, उनमें जो बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, इसके लिए क्लास में करिकुलम एक्टिविटीज़ कराई जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है अनुमूल्यन और चौथा है बोध। तो दोस्तों संज्ञानात्मक पक्ष में जो है एक ज्ञान सम्मिलित होता है, अनुप्रयोग भी सम्मिलित होता है, अनुमूल्यन का मतलब होता है घटना। ये निगेटिव शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा और बोध भी होता है। ठीक है, तो कौन सा जवाब हो जाएगा इसका, संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा अवमूल्यन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक नियम प्रमुख नियम है। पहला ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा है अनियमित विकास का नियम, तीसरा है द्रुतगामी विकास का नियम और चौथा है नियम एवं संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम पहला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा। दूसरा अनियमित विकास का नियम, कोई भी चीज़ नियमित रूप से बढ़ती नहीं है बल्कि कभी उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए ये भी नियम नहीं होना चाहिए। तीसरा है द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा और चौथा नियम एवं संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिस्कैल्कुलिया, तीसरा है डिसअफेजिया और चौथा है डिस्ग्राफिया। संप्रेषण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, तो इससे जो संबंधित जो अक्षमता होती है वो होती है डिस्फेजिया। ऑप्शन नंबर इसका जो है तीसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने संबंधी क्षमता को क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। डिस्कैल्कुलिया का मतलब होता है गणित में लिखने में क्षमता, और जो पढ़ने की क्षमता होती है वो डिसलेक्सिया होती है। देखेंगे इसका हम विस्तार से। अधिगम क्षमता के प्रकार देखिए, अगर डिसलेक्सिया किसमें होता है, जिसको पढ़ने में शब्दों को अक्षरों को समझने पहचानने में अक्षमता होती है, उसे हम लोग कहते हैं डिसलेक्सिया। अगर पढ़ने संबंधित विकार है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया। और डिस्कैल्कुलिया किसे कहेंगे, कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन से संबंधित है, और कैलकुलेशन किसमें होती है, गणित में। तो यह गणित की समस्याओं जैसे जोड़, गुणा, घटाव, अन्य को हल करने की जो अक्षमता होती है, विकार होता है, उसे हम लोग कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। ठीक है। और तीसरा क्या है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब ये होता है लेखन में कठिनाई होती है, जैसे शब्द हो, अक्षर हो, बनाना हो। ग्राफिया का मतलब होता है ग्राफ आप लोग लिखते हैं ना, तो डिस्ग्राफिया जो होता है लेखन से संबंधित होता है, मतलब लेखन में क्या होगी, कठिनाई होगी, इसलिए डिस्ग्राफिया हो जाएगा। डिसएफेजिया में क्या हो जाएगा दोस्तों, डिसएफेजिया में जो है यह दिमाग
और चालक कौशल के बीच समन्वय में कठिनाई देता है। समझ में आया? मतलब लिखने की प्रवृत्ति और आपके जो दिमाग की प्रवृत्ति है वो डिफरेंट है, उसे क्या कहेंगे? डिस्पेक्सिया कहेंगे। इसलिए आप जो है क्या कहेंगे? डिस्पेक्सिया। समझ में आ गया? डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है, डिसकैल्कुलिया गणित से संबंधित होता है और डिसग्राफिया लिखने से संबंधित होता है। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं? पहला ऑप्शन है निर्धारण मापनी, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है साक्षात्कार और चौथा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। देखेंगे कौन सी इनमें से प्रक्षेपी विधियां हैं। देखिए, निर्धारण मापनी नहीं होता है, अवलोकन भी नहीं होता है और साक्षात्कार भी नहीं होता है। तो व्यक्तिगत मापन की जो प्रक्षेपी विधियां हैं उसका ऑप्शन नंबर चौथा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। पहला है पुनर्वलन कौशल, दूसरा है समापन कौशल, तीसरा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल और चौथा है प्रस्तावना कौशल। दोस्तों, अगर शिक्षण के दौरान अगर आवाज़ में उतार चढ़ाव हो रहा है तो उसमें कौन सा कौशल हो जाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। कौन सा हो जाएगा? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है और इस सेशन का अंतिम सवाल रहेगा। देखेंगे क्रमादेशित अधिगम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? पहला ऑप्शन है हल, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है स्किनर और चौथा है वाटसन। तो दोस्तों, क्रमादेशित अधिगम जो था वो हमारे स्किनर महोदय ने जी ने दिया था। इसलिए वैज्ञानिक स्किनर महोदय, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये CDP का कंटेंट आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। मैं ऐसे सवाल को बनाने का फिर प्रयास करूँगा जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। कंटेंट सब अच्छा है, देखिएगा, नोट करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और परीक्षा में टकराने वाले सवाल हैं, इसलिए देखना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक अपना जो है अंगूठे वाला बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।